रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात वो बोल रहे हैं तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट, यानी हर मीडियम का अलग अलग। तो फर्स्ट मीडियम सबके लिए वैक्यूम है, ठीक है। तो पहला तो नेचर ऑफ द मीडियम है, पहला तो नेचर, भाई हर मीडियम का अपना एक नेचर होता है, अपनी एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, समझ में आया? तो उसका खुद का, ठीक है। दूसरा क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या था बताओ? वेवलेंथ है ना, वो तो उसका है। वेवलेंथ बोलो या स्पीड भी बोल सकते हो या लाइट कलर भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता होगा विबग्योर जो बनता है उसमें वॉयलेट, इंडिगो, ये सारे कलर होते हैं, बट हर कलर अलग अलग इसलिए क्योंकि उसकी अलग अलग वेवलेंथ है। और हमने पढ़ा है वेवलेंथ की वजह से उस चीज क्या होती है? स्पीड होती है। तो इसका मतलब जितनी भी अगर उसकी वेवलेंथ अलग है, इसका मतलब उसकी स्पीड अलग है, उसकी लाइट कलर अलग है, समझ में आ रहा है? तो उसके कलर पे भी डिपेंड करता है। अब समझाता हूँ, जैसे मान लो ये लाइट है, व्हाइट लाइट है, ठीक है, ये मीडियम। अब हमें पता है कि यहाँ एयर में तो व्हाइट लाइट कंबाइन है, बट जैसे वो ग्लास में जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा, फैब्रिकेटेड हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो अलग अलग फैल जाएगी तो एयर में तो सब कंबाइन थी, सबकी स्पीड सेम थी, बट जैसी वो अलग मीडियम में गई सबकी अलग अलग हो गई। तो रेड, वॉलेट, ब्लू, ग्रीन, इन सबकी तो अलग अलग हो गई। तो अभी फिलहाल वॉलेट और रेड की बात करता हूँ। तो वॉलेट की सबसे लीस्ट वेवलेंथ होती है और रेड की सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि रेड का स्पीड सबसे ज्यादा होती है दूसरे मीडियम में और वॉलेट की सबसे कम होती है। तो वॉलेट ज्यादा बेंड कर जाएगी कंपैरेटिवली रेड। बात समझ में नहीं है? अब बेंडिंग तो हमने ये सीखी थी भैया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो कम बेंडिंग, वो ज्यादा बेंडिंग शो करता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो कम बेंडिंग शो करता है। तो अगर इसका मतलब दो अलग अलग कलर जो कि पहले एक ही थे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दोनों के लिए सेम है, उसका बेंडिंग अलग अलग है अलग अलग मीडियम में। क्यों? क्योंकि उन दोनों के लिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अलग है। वॉलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। समझ में आया? क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ऑब्वियसली कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कम बेंडिंग, ऐसे आप याद रखें, ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या था? अब टेम्परेचर का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो अब मुझे बताओ, एक ये इसी की बात करते हैं। अब जब हम वर्ड यूज करेंगे ना, अब तुम्हारे मन में आ रहा हो सर अभी तक तो आपने व्हाइट लाइट ही निकाली थी धीरे से, तो अब ना तुम एक वर्ड सीखोगे मोनोक्रोमेटिक। आपने क्रोमेटिक, क्रोमो वर्ड सुना है? क्रोमोसोम ये सबसे आया होगा। क्लोरोप्लास्ट सिंगल कलर के लिए यूज होता है, ठीक है। सॉरी, क्लोरो मतलब कलर और मोनो मतलब वन। एक कलर की लाइट होती है, उसे क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो ये सिंगल कलर की है। तो अब ये मान लो सिंगल कलर की लाइट ऐसे आ रही थी, तो ऑब्वियसली से मान लेते हैं बहुत ज्यादा मीडियम था तो यहाँ बैंड हो गया, दिख रहा है ना बैंड अच्छा खासा। बट जैसे इस मीडियम का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ऐसा होने लगा, ठीक है। कभी करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट को, थोड़ा सा बस कुछ नहीं, ग्लास स्लैब को कुर्बान करना पड़ेगा, बट ये करवाएंगे कभी एक्सपेरिमेंट कि ग्लास स्लैब से हम अब, क्योंकि अगर ये बेंडिंग कम होगी तो बेंडिंग ग्लास स्लैब अगर हम देखें तो ये क्या कम कर देगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो? सुनो, अगर ये बेंडिंग ज्यादा होती जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। तो कम होने से बेंडिंग भी कम होगी, मतलब वो उधर की तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा जैसे था। अगर ये उधर की तरफ जा रहा है तो आपको याद है जितना ये इधर से इधर जाता था तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी तो उतना कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी धीरे धीरे कम होगा। मतलब अगर किसी ग्लास स्लैब का लेटरल डिस्प्लेसमेंट कुछ था
और आप नीचे उसे गर्म करना चालू कर दो, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक बार ऐसा भी हो जाएगा, वो गायब भी हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट गायब हो सकता है ऑन पेपर थ्योरी, क्योंकि ग्लास को जलाया, गर्म करते करते वो ब्रेक हो गया तो नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर वो अलाउ करे, ब्रेक ना करे, तो हाँ एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा कि लाइट उसमें से कैसे निकल जाए, सीधी। अब देखो दो अलग अलग मीडियम है, बट स्टिल लाइट सीधी निकल गई, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन से? पहला नेचर, दूसरा टेम्परेचर। नेचर के साथ तो नेचर देखो अपना अपना है, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम। नेचर तो सिंपल सा ही है। वेवलेंथ का मैंने आपको बता दिया, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। सही है? तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात बोलूं तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी बेंडिंग कम होगी, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। समझ में? एक रिलेशन। और टेम्परेचर मैं आपको बता दूंगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो अगेन बेंडिंग के साथ क्या रिलेशन है? टेम्परेचर बढ़ाओ, बेंडिंग कम देखने को मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है ना, तो बेंडिंग क्यों बढ़ा? अब फॉर्म तो नॉर्मल थोड़ी होगा, वो तो नॉर्मल ही रहेगा जैसे था वो। क्लियर है तीनों पॉइंट्स? अब आ जाओ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट पहला पॉइंट क्या बढ़ा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से क्या हो रहा था? लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा था, क्योंकि वो उतना ही पास आता चला जाएगा नॉर्मल के, और जितना वो पास आएगा नॉर्मल के, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से उतना ही दूर हो जाएगा। आपको याद है? ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये ऐसे आएगा मान लो, ठीक है। अब जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे तो ये भी तो अपने टूवर्ड्स नॉर्मल आएगा, देख रहे हो? ये 3 पॉइंट है मान लो। तो अब इमेजिन करो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो यही है, लाइन तो यहीं से जाएगी, बट बेंडिंग तो यहाँ से करेगा तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। अगर यहाँ से करेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से करेगा तो बहुत ज्यादा होगा। तो जितना टूवर्ड्स नॉर्मल वो बेंड करेगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। टूवर्ड्स नॉर्मल कैसे बेंड करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से। समझ में आया? पहला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा बताओ, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब जो भी है, ठीक है। तो ग्लास स्लैब पे थिकनेस से कैसे हो रहा है? अब देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मान लो ये लाइन है, ठीक है, हमें पता है ये पैरेलल बनती है, तो मान लेते हैं ये लाइन बेंडिंग है, ठीक है, थोड़ा सा लेटा के, तो इसको मैं निकाल दूं ऐसे, ये नॉर्मल रे होती है, ये नॉर्मल रे है ना। अब बेंडिंग ऐसे हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से बेंडिंग है तो ऑब्वियसली जो एमर्जेंट रे होगी वो इसके पैरेलल होगी, तो ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बट इमेजिन करो ग्लास स्लैब यहाँ होता तो और बढ़ जाता, इतना लंबा नहीं होता, इतना चौड़ा होता ग्लास स्लैब, तो यहाँ से बेंडिंग होती और ये होता लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इमेजिन करो ग्लास स्लैब ये होता तो यहाँ से होती, तो देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ रही है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की भी बढ़ रही है। सही है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा पॉइंट बताओ फटाफट। हाँ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा हो वो उतनी बेंडिंग कराएगा, क्योंकि इतनी स्पीड कम करेगा तो उतना ज्यादा टूवर्ड्स नॉर्मल। तो टूवर्ड्स नॉर्मल का तो मैंने जस्ट अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया। और चौथा एक और पॉइंट भी है, टेम्परेचर भी ले सकते हो, तो इसमें बुक में तीन है, बट टेम्परेचर भी ले सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया घटेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, तो बेंडिंग क्यों दिखाएगा? बेंडिंग कम होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही रहेगा, वो टूवर्ड्स नॉर्मल नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। अब आ जाओ, अगर मिरर मोटा है तो देखो ये ना एक कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये मिरर है बट ये थिक मिरर है, ठीक है। बुक में थिक ग्लास भी होता है जो कि किसी शीट के ऊपर रखा हो, ये बड़ा मजेदार चीज है, समझो। यहां से लाइट आई, ठीक है, ये हटा दूं, तो एक लाइट तो हम सीधी मानते हैं कि भाई ये आई स्ट्रेट, ऑब्वियसली ऐसे एंटर कर गई होगी, एंटर, और मिरर से टकराई तो स्ट्रेट ही चलेगी। तो इसकी डॉटेड लाइन बनाते हैं मिरर में, याद है ना? ये डॉटेड लाइन। अब एक रे, इसको ज्यादा होगा ठीक है, एक रे यहां से ऐसे है ना। अब हमेशा याद रखो, जब भी एक, क्योंकि मिरर भी जो बनता है वो ग्लास से बनता है,
बस एक साइड पॉलिश होगी। तो ये ग्लास है, तो एक मीडियम तो दूसरे मीडियम में आ रही होगी, यस सर, बेंडिंग होगी। यस सर, गुड, टुवर्ड्स क्लियर। यस सर, अब एक चीज समझो, मैंने आपको ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर वो बेंडिंग शो भी कर रही है तो हमेशा 100% नहीं होता रिफ्रैक्शन, कुछ एक आधा परसेंट रिफ्लेक्शन भी होता है सरफेस पे। वरना जब भी चश्मे के कुछ पर्टिकुलर एंगल पे आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, गाड़ी के शीशे जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसके आसपास देख सकते हैं बट वो भी चमकता है, कोई ना कोई चीज। अरे आप मुझे बताओ, आपके लेक पे पानी होता है, उस पानी में भी आपको प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है ना, प्रतिबिंब बोले तो रिफ्लेक्शन परछाई दिखाई देती है ना, क्यों? तो द्वार पर वहां भी रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? तो यानी इस पर्टिकुलर एंगल पे, जो भी एंगल हमें नहीं पता, I1 मान लेते हैं, इस पे एक क्या होगा आपका रिफ्लेक्शन भी होगा, कोई डाउट? क्लियर है? और रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि ग्लास है, ग्लास रिफ्लेक्शन नहीं करता, ग्लास रिफ्रैक्शन करता है। सारी लाइट मेजर लाइट रिफ्रैक्शन में नहीं, कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन। होती है। कोई डाउट? अब यहाँ जब आए रिफ्लेक्शन हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुई, Yes. और जब यहाँ आए तो यहाँ क्या मिला? मिरर मिला, मिला मिला हमें रिफ्लेक्शन से होगा। नॉर्मल मिरर से पार कर दी भाई ने। यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऐसे गई। यस सर, अब यहाँ पे भाई साहब का आगे फ्रॉम अभी नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आया नहीं? यस सर, अब गए इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा, और अब तो Yes, sir. बहुत चांसेस है कि अंदर की तरफ भी रिफ्लेक्शन। मैंने क्या बताया, जहाँ भी रिफ्लेक्शन होता है वहाँ वहाँ reflection कुछ थोड़ा सा परसेंट है, रिफ्लेक्शन reflection भी भी होता है। तो यहाँ से कुछ लाइट अंदर में नहीं आएगी। अब थोड़ा परसेंटेज के काम मामले को समझते हैं। 100% आया, मान लो 4% गया, कितना परसेंट जाएगा? 96 टकराया मिरर से, तो कुछ रिफ्रैक्शन नहीं होता ना, मिरर आर पार निकाल देता हूँ, नहीं निकालता, चलो मान ले अपनी गलती मान ली, नहीं निकाल, तो सारा रिफ्लेक्ट हुआ, 96 पूरा गया, 96 से ऊपर गया तो 96 का 4% नीचे आ गया होगा, बाकी सारा बाहर निकल गया। यही कह रहे हैं ना, 4% रिफ्लेक्ट होता है, तो 4% नीचे आ गया, बाकी रिफ्लेक्ट कर गया। अब जो 4% आया उसकी इंटेंसिटी कम है बट है तो ना लाइट, तो यहाँ पे भी क्या होगा? और यहाँ पे भी आगे क्या होगा? रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब इधर देखो, आपको जो रे आपकी आंखों में पड़ रही है वो ये 3 रे, ऐसी और भी रेज बन रही है, पर अभी फिलहाल मैंने 3 बनाई है। तो इस रे को अगर मैं बेंड करूं तो मुझे एक ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये रे मुझे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट दिखा रहा है ना, तो मेरे को इस रे की वजह से एक ऑब्जेक्ट दिखेगा या इमेज दिखेगी ऑब्जेक्ट की I1। इस रे की वजह से भी मुझे एक इमेज दिखेगी I2, उस रे की वजह से मुझे एक इमेज दिखेगी I3, और ऐसी तो कितनी सारी रेस बनेगी, फिर मैंने 3 ही बनाई बहुत, इसलिए मल्टीपल इमेजेस बनती है। इसलिए कितनी इमेजेस बनती है? अब कॉन्सेप्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। ये वाली रे तो 4% थी, यस तो सर, इसकी जो इमेज बनेगी क्या वो इतनी ब्राइट बनेगी? आप कमरे में एक 0 वाट का बल्ब जला रहे हैं तो क्या आप बहुत क्लियरली विजिबिलिटी होती है? सर, या आप एक अच्छी खासी लाइट जलाते हो तब विजिबिलिटी बनती है। 50-60 वाट का जब 20 वाट का एलईडी जलाते तभी तो जागा होता है, 0 वाट पे तो नहीं होता ना। वही सेम चीज यहाँ पे समझो, आपने 100 वाट की लाइट दी, 4 वाट यहाँ निकल गए, थोड़ी बहुत नीचे रह गई, तो ये लाइट जो गई ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी को लेके गई ना, क्योंकि एक्चुअल में फिनोमेना तो यही फॉलो होना था। आया क्योंकि ग्लास मोटा तो रिफ्लेक्शन होगा, मिरर में टकराया तो रिफ्लेक्शन होगा, वापस निकला, अब ग्लास से बाहर नहीं चाहिए तो रिफ्लेक्शन। बाकी सब तो सेकेंडरी है, तो बट सेकेंडरी ने क्या इमेजेस नहीं बनाई होंगी, तो बनाई होंगी, बट मुझे जो इमेज दिखेगी ब्राइट है वो सेकेंड इमेज होगी। फर्स्ट इमेज मुझे ब्राइटर नहीं दिखेगी, मल्टीपल इमेज तो बनेगी बट मुझे सेकेंड इमेज जो ब्राइटर मिलेगी, फर्स्ट इमेज जो मिलेगी वो हल्की सी होगी। समझ में? अब क्वेश्चन आता है, सर ये तो हम यहाँ टेढ़ा बैठ के देखेंगे तभी दिखेगा। बिल्कुल, आप ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है ना, आप इधर बैठे हुए तब जाके आपको मल्टीपल इमेजेस दिखती हैं, बट अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़ा हो जाऊँ तो क्योंकि सारी इमेज एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे। आप कौन मिरर शॉप गए हो, 2 शीशे ऐसे लगे होते हैं,
Yes, sir. बट अगर बिल्कुल 90 डिग्री पे लगे ना तो सर एकदम वो मल्टीपल इमेजेस तो बनेगी, Yes, पर आपको सिर्फ दो दो इमेज। images। क्यों? क्योंकि एक इमेज दूसरी इमेज के क्या हो गई, पीछे बनेगी। इसलिए दुकान में हल्का सा एक मिरर टिल्ट होता है कि इमेजेस बने बट मल्टीपल बने और कई सारी दिखती चली जाती। बात समझ में आया नहीं? Yes, yes, ये है आप जब थोड़ा सा टेढ़ा कर, भाई आप यहाँ इमेजिन करो, आप यहाँ चले गए तो यहाँ पे कौन सी रे आपको टारगेट टकरानी है? सिर्फ ये ना। आपको जो इमेज दिखाएगा वो तो यही रे दिखाएगी। ये कितनी है? एक ही तो निकलेगी। 90 डिग्री तो एक ही इमेज जाएगी, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के जैसे पीछे खड़े। इमेजिन करो मैं सेब लेके एक बड़े मोटा से मिरर के सामने खड़ा हूं, तो मुझे अपनी इमेज उस सेब की एक ही दिखेगी। बट अगर मेरे को एक बगल में बैठा हुआ बंदा देखे, उसको मैं मेरे जैसे 3-4 दिखाई देंगे टेढ़े से। समझ में आ रहा है? और उसको जो ब्राइटर दिखेगा मेरी सेकंड इमेज दिखाएगी। फर्स्ट तो एक का तो प्रतिबिंब दिखता है। एक एग्जांपल बता, कौन कभी किसी ने किसी फोटो के सामने फोटो को खींचा, मतलब फोटो से फोटो की फोटो खींची है? Yes, sir. ओके, अगर वो फोटो थोड़ी सी टिल्ट है तो उसमें आपकी भी इमेज आ जाती है शीशे में। समझ रहे हो? फोटो के आगे ग्लास है, फोटो के आगे क्या है? ग्लास। और ग्लास हमने पढ़ा है वो तो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। बट जब आप फोटो खींचते हो उस फोटो की जिसके सामने ग्लास है, उस ग्लास में भी कभी कभार आपकी फोटो आ जाती है, रिफ्लेक्शन आ जाता है। क्यों? वैसी एक इमेज की बात कर, वैसी एक लाइट इमेज बनेगी पहली। बट क्योंकि ये ग्लास नहीं है, ये मिरर है, तो इसका काम एक इससे भी इमेज बनाना है जो रिफ्लेक्शन होने के बाद बनेगी, जो कि ओरिजिनल इमेज होगी या जो इसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था। ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। समझ में आ रहा है? ये इसका रिफ्लेक्शन, भाई मिरर रिफ्लेक्शन नहीं करता, मिरर रिफ्लेक्शन करता है। बट क्योंकि ये इतना मोटा है कि उसने कहा जब जितनी देर में रिफ्लेक्शन होता उतनी देर में तो लाइट रिफ्लेक्ट करके बन गई, तो थोड़ी बहुत लाइट जो गई उससे इमेज बनी होगी। बट वो इमेज इतनी ब्राइट नहीं है कि आपको क्लियरली दिख पाए। समझ में आया? दिस इज अ प्रोसेस टू मेक अ मल्टीपल इमेजेस, बट विच इमेज इज द ब्राइटेस्ट? सेकंड इमेज। तो पिछले साल भी था। ठीक है, हमारी प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है पता है किसी को? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें 5 सरफेसेस होती हैं, जिसमें से 3 सरफेस ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर होती हैं और 2 ट्रायंगुलर होती हैं। मैं आपको समझाता हूँ। ये ट्रायंगल इमेजिन करो, ये फ्रंट सरफेस है, ये थोड़ा सा बैक सरफेस इमेजिन करिए, ये ऐसे जुड़ा है, ये ऐसे, और ये पीछे ऐसे जुड़ा है। समझ में आया? Yes, sir. इधर वाला एक सरफेस कैसा है? रेक्टेंगल ना? Rectangle. पीछे Rectangle. बेस Rectangle. ये Triangle. कितने सरफेस हो गए? 5। और कितने सरफेस और कितने ट्रायंगुलर सरफेस? 2। कितने रेक्टेंगल सरफेस? 3। क्लियर? अब इसी को हम जो बनाएंगे, हम जो करेंगे वो ऐसे की तरह सामने, यानी एक ही सरफेस को लेके आप करोगे। इसको बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? Base of prism. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। कोई डाउट किसी को? इतना तो समझना है, ठीक है? अब बहुत ध्यान देना। ये जो लाइट आई इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म की लाइट। अभी तो पढ़ाया था इंसिडेंट। यहाँ पे अब देखो सरफेस टेढ़ा है, फ्लैट नहीं है। प्लीज कॉपी को अपने हिसाब से फ्लैट बना के फिर नॉर्मल हमें बताता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे दिखनी चाहिए और 90 डिग्री सरफेस के साथ। कई बच्चे क्या करते हैं, ट्रायंगल ऐसा होता है, लाइन ऐसे है, नॉर्मल वही बनती है। कितने खतरनाक रखे। नॉर्मल तो सीधी होगी सर भैया, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री पूरा सरफेस। सरफेस ही टेढ़ी हो गई तो अब तो नॉर्मल भी तो टेढ़ी कर दो। तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ। ठीक है? Yes, sir. अब बहुत ध्यान से समझना, ये लाइन यहाँ जाना चाहती है, Yes, sir. ठीक है, बट मुड़ गई ऐसे। अभी मैं जो केस ले रहा हूँ, ये लाइन मेरे बेस के साथ पैरेलल है। Yes, मैं sir. जो ले रहा हूँ वो लाइन बेस के साथ क्या है? पैरेलल। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी हम समझेंगे। फिलहाल अभी इतनी बात सुने, इस लाइन को 1 मिनट के लिए हटा रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ, अगर ये आई है तो ये पूरा क्या है? R.
आई या वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब लाइन बनाई नहीं, इतना खतरनाक रट रखा आर, इधर आई तो उधर तो आ रही है। रिफ्लेक्टेड रे आई नहीं, बट रिफ्लेक्टेड एंगल जरूर आ गया। रट्टू तो ये पूरा एंगल क्या है? आई। ये जो डॉटेड लाइन बनाई ये कौन सी थी? ये उसका ओरिजिनल पार्ट था या इंसिडेंट रे था, बट हमने क्या बोला वो इतनी बैंड हो गई है ना, तो इसको बोलते हैं डेविएशन। अब इसका ये सिंबल जो बनाया वो ऐसा है, डेल्टा डेल्टा 1 बनाया, तो ये डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब मुड़ गया तो थोड़ी डेविएट हो गई। तो पहला डेविएशन यहाँ हुआ इस सरफेस पे, क्यों? क्योंकि ये एंगुलर सरफेस थी, सीधी नहीं थी। सीधी होती तो कैसा दिखा था? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। हर जगह होती है बेंडिंग, तो हर जगह दिखी थी हमें, दिख रहा था ना। अगर आपको प्रिज्म याद है, प्रिज्म में ओरिजिनल पार्ट ऐसा था, हल्का सा डेविएट तो होती है, तो ये पहला डेविएशन। कोई डाउट? अब ये बेस के क्या है? अब ध्यान से इस बात को समझो, यहाँ गया तो यहाँ भी नॉर्मल बनेगी। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये क्या है? ये है आर, रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है। ये क्या है? ये R2। अभी रिफ्रैक्टेड एंगल की बात करते हैं, R2 नाम दे दिया, बट इस सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल है। तो यहाँ पे देखो, अब चलो, रेरर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड, दिख रही है? यस सर। ये लाइन ऐसी जा रही थी, बट टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल थी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करके। क्यों? रेरर टू डेंसर, ये एयर टू ग्लास, अब ग्लास टू एयर जा रही है। वेरी गुड, कुछ ऐसे, तो ये हो जाएगा एमरजेंट एंगल, ई बोलते हैं, है ना। बताया था मैंने, जिधर से आई उधर ही वापस चली गई, तो उसको क्या बोलते हैं? एमरजेंट। ये क्या होगी? एमरजेंट रे। एमरजेंट रे। अब देखो ध्यान से, ये ई है, ठीक है। अब डेविएशन कैसे देखते हैं? ध्यान से देखना, लाइन इस अगर इधर से निकली, इसका मतलब वो इस पाथ से आ रही थी। सुनो, अब आउटपुट से आप लाइन को देखो, लाइन इधर से निकली तो आपको क्या लगेगा? लाइन इधर से आ रही है, यही है। तो लाइन कितनी मुड़ गई? इतनी मुड़ गई ना नीचे की तरफ। ये एंगल इसको बोलते हैं डेल्टा 2। क्या बोलते हैं? डेल्टा 2। वो इतनी डेविएट यहाँ करेगी। लाइन तो ऐसी थी ना, याद है? लाइन ऐसी थी, लाइन इतनी मुड़ गई। इसको थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, देखो, लाइन ऐसी थी, ये थी ना, और सरफेस ऐसा है ना, और लाइन, अब इधर देखो ध्यान से, लाइन ऐसा जाना मांग रही थी, ये जाना मांग रही थी, और लाइन कैसे मुड़ गई? ऐसी, ये तो मुड़ गई। अगर मैं इस लाइन को पीछे ले जाऊं तो मैं कह रहा हूँ ये उसका ओरिजिनल पाथ था, इधर मुड़ गई, तो ये डेविएशन 2 बता रहा हूँ ना मैं। तो यही तो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट डेविएशन 2 चला गया, वो मैंने डायरेक्ट बनाया। अब आया समझ में? भैया ये ओरिजिनल पाथ था, इतनी मुड़ गई, तो यहाँ ये डेविएशन 2 है ना, डेविएशन 2 एक्चुअल उधर होता है, बट उसको वर्टिकल अपोजिट हम इधर लेते हैं। बात समझ में आई या नहीं है? आ गई ना। वही चीज मैंने डायरेक्ट यहाँ बना देता है, बुक वाले कभी कंफ्यूज करते हैं। तो डेविएशन 2 यहाँ पे क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो यहाँ होना चाहिए, और ये एमरजेंट है। कोई डाउट? अब आई, मैंने अगर आपको याद हो पहले, ये पूरा आई था, यानी डेल्टा 1 प्लस R1 आई है। सेम ई क्या है? वेरी गुड। कोई डाउट? अब बहुत ध्यान समझो, ये जो मैंने बनाया है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द बेस। रिफ्लेक्टेड रे कैसी है? तो पैरेलल टू द बेस से क्या होता है? पैरेलल टू द बेस से मिनिमम डेविएशन बनता है। क्या बनता है? मिनिमम डेविएशन बनता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ डायरेक्टली या इनवर्सली कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है, बट एक पॉइंट तक। उसके बाद जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता है। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, आपको बुक में दिख जाए। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो, इमेजिन करो ये ऐसी थी, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये थी, यानी इतने आई पे इतना डेविएशन। थोड़ा सा आगे बढ़ो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बढ़ा, बट डेविएशन क्या हो गया? यहाँ पे क्या हुआ?
एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंस बढ़ा बट एंगल ऑफ डेविएशन और कम हो गया और बढ़ो तो एंगल ऑफ डेविएशन अब क्या हो गया बढ़ गया। तो मतलब एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहां पे इसने क्या करा टर्न करा होगा। यहाँ पे भाई क्या हो रहा है आप आ रहे हो वो घटा आप आगे बढ़े और घटा आप आगे बढ़े वो और घटा आप आगे बढ़े वो बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं से तो टर्न लिया ही होगा वो टर्न ये टर्न इस टर्न की बात होगी ये बात इसको बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ग्राफ में तो समझ में आ गया प्रैक्टिकली कैसे बना है तो उसका एक सिंबलाइज है कि रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस। रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी पैरेलल टू द बेस। बात समझा। अब जैसे मिनिमम डेविएशन आप बोलते हो आपके पास बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। क्या क्या आसान हो जाता है अब समझो। पहले तो बताओ ये सारा थीटा समझ में आया। अच्छा ओके अब क्या क्या इजी हो जाता है जब मिनिमम डेविएशन की बात करें। हम किसकी बात कर रहे हैं मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की बात करें तो क्या क्या चीजें आसान होती है। आई ई के बराबर हो जाता है R1 इक्वल टू R2। ये 2 पॉइंट समझ में आए नहीं है ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल गए। अब आ जाओ बात इधर देख के ये वाला मिरर मैं बनाने वाला हूँ ये वाला ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो ये पैरेलल लाइन थी ये रे आगे गई थी इस पे ये रे ऐसे जा रही है ये दिख रहा है देखो ये क्या है डेविएशन 1 ये क्या है ये क्या बना है डेविएशन। ओवरऑल डेविएशन क्या हुआ ओवरऑल डेविएशन हुआ क्या लाइन तो ऐसे जाना मांग रही थी कितनी मुड़ी कितनी मुड़ती समझ में आया। लाइन तो ऐसा जाना चाह रही पर कितनी मुड़ गई कितनी मुड़ती ना तभी तो यहाँ से निकली। अगर इतनी नहीं मुड़ती तो इतनी निकलती यहाँ से निकलती तो ये ओवरऑल डेविएशन है। इसका इसके साथ क्या रिलेशन है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल अपोजिट एक्सटीरियर एंगल पढ़ा है प्रॉपर्टी। डेविएशन इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। आई बस में हटा दूंगा मैं समझ में आ गया। अब इधर देखो यार ये तो हमें समझ में आ गया बट डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू पता ही नहीं तो डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ से नहीं उठा सकते आई माइनस डेल्टा 2 की वैल्यू माइनस R2 तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू डेल्टा ये रिलेशन आ गया। बात समझ में आया नहीं है। और अगर क्योंकि मैंने मिनिमम ऑफ डेविएशन की बात करी है तो क्या होता है I और E क्या हो जाता है बराबर तो 2I माइनस 2R ये हो जाएगा। अच्छा ये रिलेशन है अब इसे यही रखो ये मिनिमम डेविएशन के लिए वो भी रखो। एक चीज और इधर देखो नीचे वाला ट्रायंगल लो ऊपर वाले से मत लो ये क्या होगा R1 R2 और ये क्या होता X था बट इसकी वैल्यू क्या 180 माइनस R1 प्लस R2 नहीं होती। देखो ना आपने से X माना और इसकी वैल्यू वही होगी ना दोनों प्लस कर लो 180 से माइनस करो तीसरा एंगल है और इसी के अपोजिट ही तो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो A प्लस एक्स क्या हो जाएगा 180 X की वैल्यू क्या है 180 माइनस काट दो A क्या आ गया R1 प्लस R2। इस चीज को यहाँ रखो डेविएशन इक्वल टू I प्लस E माइनस A को जल लो क्या आ जाएगा जल्दी बोलो डेल्टा I प्लस ये आपको डेरिवेशन आ सकता है। दोबारा सुन लो कैसे करना है बहुत ध्यान से समझा। पहले आपने आई लिया मैंने क्या बताया था आई से पूरा आई होगा तो यानी I इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस R। ठीक है वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से आप क्या लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट E इक्वल्स टू डेल्टा 2 और डेल्टा R2 ये वर्टिकल। अब ये डेल्टा 1 क्यों है क्योंकि लाइन इधर जा रही थी इतनी बनाओगे और ऑब्वियसली ये रिफ्रैक्टेड है ये नॉर्मल है इसके बीच का आधा कोई डाउट। लाइन इधर जा रही थी नॉर्मल आपने बनाई लाइन का पाथ तो ये था ना बैंड का अंदर इधर ये क्या होगा डेल्टा 2 बट जब आप इसे पीछे की तरफ बनाओगे तो यही तो डेल्टा 2 बनेगा। वो हम यहाँ पे इधर बनाते हैं डेल्टा उधर नहीं बनाते क्योंकि उधर ऑलरेडी ई है उधर ऑलरेडी है कंफ्यूज नहीं
इसलिए डेल्टा टू अंदर की तरफ बना, डेल्टा भी उधर बनता है डेल्टा टू, बट हम वर्टिकल अपोजिट से अंदर बना। कोई डाउट? तो डेल्टा टू होगा, नीचे क्या होगा? R2 इसमें तुम्हारा इंसिडेंट एंगल है, अंदर से जब ग्लास से एयर में जाएगा। और ये एमरजेंट। कोई डाउट? वही ग्लास स्लैब वाला जो हमने करा था वही। हाँ, तो आई और ई हमारे पास आ गया। बढ़िया। अब डेल्टा की वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया ये है डेल्टा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगी। हमने ऐसा फिगर बनाया था, डेल्टा 1 ये डेल्टा 2, तो इसके प्रॉपर्टी क्या लगा? सम ऑफ टू इंटीरियर इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर ट्रायंगल। इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर। कोई डाउट? वैल्यू डाल दी। डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? I माइनस R1। डेल्टा 2 की वैल्यू होगी E माइनस R2। R1 को अलग एक साथ ले लिया, R1 R2 माइनस कॉमन ले लिया, I और E को एक साथ ले लिया। यहाँ पे रिलेशन आपका खत्म। अब आ जाओ इधर, ये R1 है, ये R2 है, ये X है। तो इस X का फॉर्मूला 180 प्लस और माइनस, इन दोनों को ऐड करोगे ना, R1 प्लस R2 से 180 माइनस कर लो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा है बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल, X और A का सम कितना होगा? 180। तो A प्लस एक्स इक्वल टू 180, और X की वैल्यू क्या थी? 180 माइनस R1 प्लस R2। 180 से 180 कट गए, यहाँ बचा 0, और ये 0, ये नेगेटिव उधर चला जाएगा तो दोनों ब्रैकेट में है तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया। A की वैल्यू क्या है? R1 प्लस R2। मैंने यहाँ डाल दी, माइनस का इधर ले आओ प्लस का। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एमर्जेंट एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? अब इतना सारा थिएटर क्यों करा? अब देखो क्या, आपको वो रूल याद है? अब ये मैंने मिनिमम डेविएशन की वैल्यू बताई थी आपको, ठीक है? तो A की वैल्यू क्या होगी? ये था R1 प्लस R2, और मैंने बोला कि मिनिमम डेविएशन की बात करें तो 2R हो गई। R की वैल्यू A/2 लिख सकता हूँ, R मिनिमम डेविएशन की वैल्यू, मिनिमम डेविएशन के टाइम पे ये 2R हो गया ना, दोनों इक्वल थे ना, तो R लिख के ऐड कर दिया, R की वैल्यू आ गई। I की वैल्यू वहां से बताओ, I की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? डेविएशन A माइनस 2I, ये मिनिमम डेविएशन है ना, तो इधर भेज दो, तो डेविएशन प्लस A अपॉन 2, क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला साइन I और साइन R होता है। साइन I बोले तो A अपॉन S डेविएशन प्लस और इसका बोले तो A अपॉन 2। ये 12th क्लास में आता है, लिटरली 12th मूवी 4 मार्क्स। कुछ नहीं करना, बस आपने उसे उठाया, स्नेल्स लॉ में डाल दिया। ये तो तुम्हारा 10 तक है, ये रिविजन में क्या है, बस उसको उठा के स्नेल्स लॉ में डालना है, ये हो गया 12। ये डेरिवेशन तुम ऑलरेडी 10 में करते हो, जब 12th में मैं फिर से बताता हूँ बच्चों कैसे करते हैं। कब से तो हमने पढ़ा नहीं, आई नहीं सर, गारंटी। अब कॉल लाया बुक्स निकाल के, इसलिए रिकॉर्ड करना है लेक्चर। समझ में आया नहीं है? देखो आपने ये तो रिलेशन यहाँ तक तो अभी तक खुद ही करा है ना। मिनिमम डेविएशन के केस में मैंने आपको क्या बताया, I और E बराबर हो जाते हैं, R1 और R2 बराबर हो जाते हैं। तो जो जो इक्वेशन में I और E दिख रहे हैं उनको I रख दो, तो 2I हो गया, तो वहां से I की वैल्यू आ गई, ये I की वैल्यू हो गई। ये दोनों R की जगह R1 R2 की जगह क्या रहोगे, R की वैल्यू क्या हो जाएगी? A/2। क्लियर है ना? बस ऐड करो, डाल आगे रिलेशन। R1 इक्वल टू R2 है, तो वो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। हाँ हो गया, होगा। भाई सुनो, I और E बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो अब यहाँ डेल्टा की वैल्यू क्या थी? I माइनस R, I और R बराबर है, यहाँ भी तो I और R ही है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर है सर। और बताओ सर, तो दिक्कत बस उससे कोई फायदा नहीं था, तो मैंने लिखा नहीं, जो मेन चीज थी वो आपको बता दी। क्लियर है? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किन किन फैक्टर पे, ओ सॉरी, ये जो डेविएशन है किन किन फैक्टर, ये तो डेरिवेशन है, ये मैंने आपको बताया। अब ये जो डेविएशन है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो मैंने आपको ग्राफ के साथ बताया। पहले जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो तो डेविएशन घटता है, मिनिमम डेविएशन पे आने के बाद डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन आता है तो उस वक्त क्या आपको सिमिलेंस है, रिजेम्बलेंस है,
नहीं, आई को आर तो है आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है पैरेलल टू बेस, ये कहीं बुक में लिखा बट याद होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाती है, पैरेलल टू द। सेकंड क्या है, मटेरियल ऑफ द मीडियम, क्या मटेरियल ऑफ द मीडियम। भैया अगर मटेरियल हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ज्यादा बेंडिंग नहीं शो करेगा, ज्यादा बेंडिंग शो करेगा, और ज्यादा बेंडिंग शो करेगा तो क्या होगा, ज्यादा डेविएशन होगा। भाई अगर ज्यादा बेंडिंग यहाँ शो करेगा तो ज्यादा डेल्टा वन, और फिर डेंसर से रेयर जा रहा है तो और ज्यादा बेंड होगा, क्योंकि अवे फ्रॉम नॉर्मल आपकी बात, तो और ज्यादा डेविएशन, और दोनों डेविएशन जोड़ दोगे तो और ज्यादा डेविएशन। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा डेविएशन आपको देगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद क्या दे रखा है, एंगल ऑफ, चलो इसको समझो, ये रफ कर दो थोड़ा सा, देखो ये लाइन आई, ठीक है, बेंड करी, एक यहां से बेंड कर रही है, ठीक है, इसको मैं सीधा निकाल रहा हूं, देखो ध्यान से, ये डेविएशन है, ठीक है, इतना समझ में आया। एक इतना बड़ा प्रिज्म था, ये केस समझ में आ गया ना, ये केस पहला प्रिज्म है। अगर मैंने इसकी जगह इतना बड़ा प्रिज्म रखा होता तो क्या होता, ये लाइन और आगे जाती और अब बेंड करती, अब देखना जरा डेविएशन ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, आगे वाला ज्यादा है ना, क्योंकि जैसे आपने एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाया तो उसको टाइम मिल गया अंदर ट्रैवल करने का, तो और दूर जाके वो डेविएट होगी। अगर वो और दूर जाके वो डेविएट होगी, डेविएशन भी बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट क्या है, कलर ऑफ वेवलेंथ, ये तो मैं आपको बता चुका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट है। भाई अगर मैं कहूं यहां से आपकी वॉयलेट कलर लाइट आ रही है, तो वॉयलेट कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बेंडिंग शो करेगा, सबसे ज्यादा बेंडिंग शो करेगा तो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन नहीं बनाएगा। रेड कलर पे आ जाओ, रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, सबसे कम बेंडिंग शो करेगा, सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन होगा। इसलिए जब आपका विबग्योर बनता है, V और R रेड ऊपर होता है, यानी वो अगर मैं इसको बनाए, वो इतना सा एंगल बनाएगा हल्का फुल्का सा, और ये देखो ये इससे ज्यादा एंगल बनाएगा, क्योंकि वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर वो बहुत ज्यादा हो गया तो वो ज्यादा ही बेंडिंग शो करेगा, ज्यादा बेंडिंग हो कहेगा तो कहेगा ले मर नीचे, घुस नीचे, सही है। और वहीं पे रेड का कैसा है, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेवलेंथ के साथ कम है, तो वो कहेगा भाई, वो उससे डर गया, कह रहा है भाई जाओ जैसा जाना है, थोड़ा सा मुड़ जाओ, हमारी इज्जत रख लो यार, कुछ है हम भी, मुड़ जाओ, तो थोड़ा सा मुड़ गया। समझ में, वॉलेट के लिए तो दादागिरी दिखा रहा है, मतलब समझे। क्लास में एक ऐसा बच्चा मॉनिटर है जो रेड से तो डर रहा है, वॉलेट को डरा रहा है। होते हैं ना क्लास में कुछ ऐसे बच्चे, तो बेचारे कुछ पे तो बेचारे चढ़ जाते सीधे ज्यादा बच्चों पे, और कुछ बच्चे हाँ सरकार आ गया, ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर, तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। तो एंगल ऑफ प्रिज्म वाला ये कॉन्सेप्ट में, और इसके नोट्स प्लीज प्रिपेयर करके लाना, कोशिश करके मैं आज डाल भी दूंगा, ठीक है। उसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं तो अभी आपको बाहर वाला बीकर दिख रहा है, अंदर वाला भी बीकर दिख रहा है, बट ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट, अगर हम बोले कि अंदर से जो लाइट जा रही है ट्रांसमिट होती हुई, वो हल्का से रिफ्लेक्ट करती होगी, मुड़ती उड़ती होगी, और बाहर वाले से भी मुड़ रही होगी, इस वजह से आपको दोनों चीज दिख रही है। बट इमेजिन करो कोई ऐसा चीज इसमें भर जाए जो ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, तो अंदर वाला ग्लास रिफ्लेक्ट गायब हो जाएगा। हमने यही पढ़ा चाहिए, ठीक है। दिखाओ, खोल दो, घर से चुरा के लाए तो पता चल जाएगा घर वालों को। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी सिंपल दिख रहा है ना। यस सर। अभी रुको, क्या हो रहा है, नीचे वाला ग्लास बताओ है, नो सर। किसी को सिंपल अगर मैं पहले से दिखाऊं, अभी दिखाऊं, मुझे लगेगा अंदर है कुछ, क्यों? क्योंकि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया है, आपके जो लिक्विड जो वेजिटेबल ऑयल डाला उसका। वैसे ये महंगा एक्सपेरिमेंट ग्लिसरीन से होता है, हमने सस्ते में कर दिया, ठीक है।
तो आप ग्लिसरीन डालो, ग्लिसरीन बहुत, क्योंकि ग्लिसरीन ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल वाटर जैसे ही होता है। उसके साथ भी कर सकते हो ये आप, सैनिटाइजर्स के साथ। सैनिटाइजर महंगा आएगा ना, वो भी करने हैं। तो इसे सेम एक्सपेरिमेंट को आप लोग अपने घर पे कर सकते हो, बट प्लीज ग्लास सर्कुलर लेना, वो वाले ग्लास में देना जो दारू पीते हैं, टेढ़े मेढ़े लगे लगा पैक, वो वाले में बनाना, ठीक है। तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि वो अंदर जो ग्लास रखोगे या टेस्ट ट्यूब रखोगे वो गायब हो जाएगा। चाहो तो आप एक टेस्ट ट्यूब ले सकते हो, उसमें सेम वो चीज डाल दो, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो, टेस्ट ट्यूब गायब है। ग्लास की रॉड अंदर डाल दो, ग्लास की रॉड आपको बाहर दिखेगी, बट जो लिक्विड के अंदर कोई भी ग्लास रॉड नहीं दिखेगी। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आ गया?